नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे जोरावर सिंह जम्वाल, जो टीम जम्मू के चीफ है। सहाफत से इन्होंने राजनीतिक कैरियर भी शुरू किया। जमाल साहब, आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद विनोद जी। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये मानते हैं कि नार्को टेररिज्म इस वक्त पीक पर है? विनोद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आपको अगर याद होगा, लगभग 11 वर्ष पहले नवंबर 2014 में जब टीम जम्मू का गठन हुआ था, तो बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक बाइक रैली हमने निकाली थी। और हमने तब ये बात कही थी, हमारे एक वॉलंटियर ने बात की थी, एक सपोर्टर ने बात की थी कि जो ये ड्रग अब्यूज़ का चलन जम्मू कश्मीर में है, इसको आप एक घर की कहानी मत समझिए, बल्कि इसको एक नैर्को टेररिज्म की उसमें से देखिए, उस पर फोकस कीजिए। अदरवाइज़ ये घर घर की कहानी बन सकती है। और मेरा आज भी ये मानना है, आज आप देखिए हर कोई बात इस नशे के विरुद्ध बात कर रहा है, कितने घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। हमने तब बात कही थी कि अगर नैर्को टेररिज्म उस समय की सरकार को चेताया था, लेकिन उन समय की सरकारों ने हमारी बात को एक कहेंगे कि अनसुनी कर दिया। और आज ये आलम है कि कल तक ये जो नैर्कोटिक ड्रग अब्यूज़ जो थी शहरों तक ही थी, चाहे वो जम्मू शहर की बात करिए, अब गाँव में ज़्यादा पनप गई है। आज हिली बेल्ट्स में, गांव में भी आपको दिख रहा है। सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज की डेथ से ये पता लग रहा है कि नशे का आलम कहां से कहां पहुंच गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके टीम जम्मू के गठन के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और आप सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात ना करें तो समूचे देश में नार्को टेररिज्म अपना फन फैला चुका है। लेकिन आपका इतना भी दबाव नहीं है कि कोई सियासी जमात अपने मैनिफेस्टो में ये लिखे कि अगर हम जीत के आते हैं इस नार्को टेररिज्म से फाइट करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी है, या जैसे आपने शुरुआत में बात की है कि हाल ही में लगभग 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। और उसकी एक वजह थी, मैं भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना राजनीति में आने के लिए। सबसे सर्वप्रथम बात ये थी, हमारे भारत के गृह मंत्री मानयोग अमित शाह जी पहले गृह मंत्री देखे जिन्होंने नैर्कोटिक कंट्रोल की अगर हम बात करें, हर मीटिंग को चेयर किया। अगर हम बात करें लाखों करोड़ों की अगर खेपें जो कि सीज की गई थी पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर में भी पहली बार ऐसा हुआ कि करोड़ों अरबों की जो वो खेपें सीज की गई थी वो डिस्ट्रॉय की गई। जम्मू से भी कई खरब करोड़ों की जो सीजर थे पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए। और हर चीज़ को हमारी जो भारतीय सरकार, जिसकी जो हम कहेंगे कि मार्गदर्शन जो कर रहे थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मुझे लगता है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी और जिसने हमेशा इस पे बड़े सख्त कदम उठाए, बड़े ठोस कदम उठाए। और आज भी अगर हम बात करें, अगर 11 वर्ष पहले जैसे आप कह रहे हैं हमने दबाव बनाया, उस दबाव का नतीजा था कि एंटी नैर्कोटिक टास्क फोर्स का निर्माण हुआ। हमने दबाव बनाया, आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक फुल फ्लेज रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारे जम्मू में है, जो कि हाल ही में जिसका जो उद्घाटन था वो वर्दी डीजीपी आर स्वैन साहब ने किया। मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किसी ने इस नशे की जद को लेके, इस ड्रग अब्यूज़ को लेके बड़ा हमारे सभ्य समाज ने भी बड़ा लाइटली लिया, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसने वो नज़र नहीं की, जिसके कारण हज़ारों घर तबाह हो गए। मैं समझता हूँ कि कम से कम इस 10 क्या सालों जोरावर जी, ये छोटा मुद्दा है कि आपके मैनिफेस्टो, लोकसभा के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के या इंडिया ब्लॉक के मैनिफेस्टो में इसको नहीं रखा गया है? देखिए, अगर हम बात करें, हमने जब भी ड्रग अब्यूज़ के बाद बात की, मास कंटैक्ट कैंपेन्स चलाए, हमने इसको एपॉलिटिकल होकर चलाए। क्योंकि जब किसी का बच्चा तबाह होता है या नशे की जद में आता है, या कई मर गए, कईयों ने अंतिम सांसें ले ली, और वो किसी ना किसी के बच्चे थे, हम उनको ये टैग नहीं कर सकते कि ये फलाना राजनीतिक दल का बेटा था या फलाने राजनीतिक दल का पोता था। मुझे लगता है कि जब हम इस कुरीति को, जो समाज में एक कैंसर की तरह फैल रही है, जब इस कुरीति पे लगाम लगानी है, इस कुरीति पे रोक लगानी है, तो उसको एपॉलिटिकल होकर करना पड़ेगा। आपका सवाल फिर वाजिब है कि क्यों राजनीतिक दल, चाहे कोई भी हो, वो अपने मैनिफेस्टो में इसको क्यों नहीं ला रहे। मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग बेल्स जो है, अगर जम्मू रीजन की बात करें, आप देखिए आए दिन
सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से आप भी जब रिपोर्ट आपने करते बहुत हैं, ज्यादा वर्किंग किया है इस पे। आप भी जब रिपोर्ट करते हैं, overdose आप ये से? कहते हैं कि एक नौजवान युवक की रहस्यमय संदिग्ध- परिस्थितियों में या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सबको मालूम है वो रहस्यमय परिस्थितियां क्या है, सबको मालूम है वो संदिग्ध परिस्थितियां क्या है। मुझे लगता है कि समाज को जागना पड़ेगा, जिसको जगाने के लिए हम 11 साल से प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ग को, हर सेक्टर को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जब तक सरकार सीरियस नहीं होगी, समाज, मुझे लग रहा है कि जितना मर्जी हम इकट्ठा कर ले, लेकिन सरकार को चाहिए कि इसको अपनी प्रायोरिटी पे रखे। इसमें कोई दो राय टीम नहीं। जम्मू के गठन के बाद आपको क्या लगता है कि जम्मू प्रोविंस में ही कितनी ओवरडोज से डेथ हुई होंगी? देखिए, अगर आप आंकड़े ओवरडोज छोड़िए, इस नार्को टैरिज्म में कितने लोगों की जान को लीला है? जब हमने इसका गठन किया था, उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि हमने जम्मू से ही देखा 6 महीने में 12 से ज़्यादा नौजवान बच्चे जो कि बड़े अच्छे घरों से थे और बड़े अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे, वो कहीं ना कहीं नशे की इस जद में, इस ड्रग अब्यूज़ में आ गए, लेकिन पेरेंट्स को मालूम नहीं था। तब हम समझ सकते थे कि इसकी जो सिम्टम्स हैं हमारे पेरेंट्स को या बड़ों ने कभी देखे नहीं। हम तब उड़ता पंजाब की बात करते थे कि पंजाब में एक नस्ल पूरी तबाह हो गई, लेकिन ये नहीं पता था कि वो पंजाब में जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दीमक हमारे सभ्य समाज, हमारे जम्मू खिते में या जम्मू कश्मीर में भी लग गया था। हमने प्रयास किए, हमने डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, बुद्धिजीवी समाज में हर वर्ग को इन्वॉल्व किया, लेकिन ये फैक्ट है कि आज के वक्त में अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारा बच्चा उस समाज में ना जाए। जो चीज़ हम बात करते थे कि हम इग्नोरेंट हो गए थे, ये मान के चलना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे, पीछे बच्चा किसके हाथ में है, कितने बजे ट्यूशन जा रहा है, कितने बजे वापस आ रहा है, क्या वहाँ पे पढ़ भी रहा है, क्या रात को पूरी पूरी रात जागने का कारण पढ़ाई था या ड्रग का सेवन था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई। और जब तक समाज के अंदर ये भावना आई, या जैसे हमने कहा गांव देहातों में भी ये ड्रग्स का चलन जो है वो बढ़ गया, या हमारे जो गवर्नमेंट लेवल के बात करें, जो पॉलिसी आज से 10 साल पहले बननी चाहिए थी वो पिछले 2-3 सालों में बनी है। तो आप सोचिए कि 7 साल का गैप जो है वो बढ़ा रहा है। ये कहा जाता है कि कोई जुआ भी खेलता है, पुलिस को उसकी नॉलेज होती है, छोटी चोरी का भी पुलिस को पता होता है। क्या हैंड विद ग्लो पुलिस पर? देखिए, ये मुश्किल सवाल है। नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और मुझे याद है कि ये सवाल ये पहली बार नहीं हुआ मुझसे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम धारणा बनती है कि अगर पुलिस चाहे तो कब्र से भी जो है वो अपराधी को, जुर्म करने वाले को निकाल सकती है, पकड़ सकती है, जांच कर सकती है। जो ड्रग मिनेंस की बात करें या ड्रग माफिया की वर्किंग की बात करें, जितना हमने भी स्टडी किया है, ये एक बहुत लंबी चेन होती है। एक ए से लेकर अगर जेड तक की बात करें, इतने कोरियर्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पकड़ा जाता है तो कोरियर पकड़ा जाता है, माफिया अभी तक कोई ऐसा पकड़ा नहीं गया। और जिसकी चेन या जिसकी जब आपको लीड मिल जाती है तब आप एंड तक नहीं पहुंच पाते, बड़ा मुश्किल है। उसका एक रीजन, एक उदाहरण दूंगा। अगर खेपे अफगानिस्तान से उठ के पाकिस्तान की ISI से ड्रोन के द्वारा, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा, मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस पार पहुंचाई जाती हैं, तो आप सोचिए कि वो लीड कहीं ना कहीं आके रुकती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा, जब से ANTF का, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का निर्माण हुआ, आप देखिए जितने केसेस रजिस्टर हुए और जितने खाते सीज हुए, आज तक पिछले 2-3 सालों में आज तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा प्रोसिक्यूटिंग विंग है, हम बार बार कहते हैं, हम एक द मैन इन खाकी देख रहे हैं, एक खाकी वर्दी में एक पुलिस अफसर देख रहे हैं, लेकिन जो प्रोसिक्यूटिंग विंग है, उसके अलावा एलाइड एजेंसीज हैं, वो जिनकी वर्किंग समाज में होनी चाहिए, वो उस तरीके से आप थोड़ी पर्दादारी डाल रहे हैं, क्योंकि आपके बड़े मित्र हैं, मुझे पता पुलिस में आपके बहुत सारे मित्र हैं, इतने मित्र हैं आपके। मुझे लगता है बतौर पत्रकार भी और अदरवाइज भी, मैं जितना क्रिटिक पुलिस डिपार्टमेंट का हूँ, क्योंकि मेरी बीट्स भी ज़्यादातर क्राइम मिलिटेंसी में रही है, ऐसा नहीं है। हमें सच को मानना पड़ेगा। जो पुलिस ऑफिसर, मैं ऑफिसर भी नहीं कहूँगा, अगर पुलिस विभाग का एक छोटा SP हो, एक VDC मेंबर भी अच्छा काम कर रहा है, तो समाज को सराहना करनी पड़ेगी। और जो काली भेड़े हैं उनको भी एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई नार्को नहीं दे रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को। ड्रग्स की इतनी जानकारी मुझे नहीं है जोरावर जी, लेकिन अभी भी मैं खुल के कह सकता हूँ, विश्व नाम में बिक रहा है,
सरोवर में बिक रहा है, क्या पुलिस को नहीं पता है? देखिए मैं उसी पे क्या? आ रहा हूँ। आप बताइए, आप देखिए, एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहीं ड्रग माफिया का वो दिख रहा है, जी, इसमें जी, कोई दो राय नहीं। आप बिश्नाह, सरोवर अड्डा हम कहते हैं, आरसपुरा बेल्ट, मीरा साहब बेल्ट, जम्मू शहर के बीचों बीच कासिम नगर वाला इलाका, आप देखिए कि एक वक्त था कि हमारी गुहार, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, हम भी सरकार को पूछते थे कि शरेआम जो हमने ड्रग विक्टिम्स को ठीक करके लाया, जिन बच्चों को 2000 के करीब पिछले 10 सालों में हमने नौजवान ठीक करके नई राह पर लाए हैं। मैं समझता हूँ जब हम उनसे फीडबैक लेते थे वो ओपनली बात करते थे। आज आप देखिए, पिछले एक हफ्ते में ही आप देखिए, मैं कोई पुलिस को कवर अप नहीं कर रहा हूँ या पुलिस डिपार्टमेंट की उसकी बात, पर अगर कोई ऑफिसर काम कर रहा है, अगर आप उसकी सराहना नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वर्किंग में फर्क आता है। हाँ, जहाँ पे हमने बार बार कहा है कि आपको अकाउंटेबल, फिर आपने पुलिस की सराहना की नहीं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों की खेपें पकड़ी जा रही हैं, वो भी तो ठीक है, वो नहीं पकड़ी जा, मान लेते हैं। तो इसका आपका मतलब तो जुर्म है, आप सहाफी भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, मैं इसीलिए और एक एनजीओ भी चला रहे हैं। बड़ी जिम्मेवारी से वन शुड बी वेरी क्लियर एंड क्लीन। हो सकता है कई जगह पे हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा हमें लगा कि निचले स्तर पर पुलिस ने काम अच्छा नहीं किया, हमने वो कंप्लेंट्स विद स्पेसिफिक इनपुट्स सीनियर ऑफिसर्स को दी और टाइम बाउंड एक्शन भी हुआ एंड दे वर शटेड आउट। इसमें दो राय नहीं है। अगर मैं एक एक का नाम एक्सपोज करूं वो अच्छी बात नहीं होगी। आपने एक वर्ड यूज किया, ब्लैक शिप्स। यस, क्या उन ब्लैक शिप्स को नहीं लगता कि अगर उनके बच्चों को ये लत लग गई तो कहां से, किसकी दुआ मांगेंगे? देखिए, अगर उनके अंदर इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती और हम और आप उनको काली भेड़े या ब्लैक शिप क्यों कहते? उनके नज़र में पैसा कमाना प्रायोरिटी है। और मैं ऐसे घर बता सकता हूं कि जिन्होंने लोगों के घरों को तबाह करने के लिए ये सफ़ेद जहर का फैलाया और पैसे कमाए, उनके घरों में भी आग लग गई। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी अगर कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कई नौजवान वो भी मरे हैं ड्रग ओवरडोज से, जो कल तक लोगों के बच्चों को ड्रग्स सप्लाई करते थे और खुद में ड्रग्स में लिप्त हो गए, ड्रग अब्यूज़ में वो खुद भी आ गए, लेकिन पता नहीं लगा और वो खुद भी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो किसी के लिए खड्डा खोद रहा है वो खुद भी गिर सकता है। यही पैगाम ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, ना सिर्फ सोशल वेलफेयर, ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि जो ये ड्रग पैडलिंग का गोरख धंधा कर रहे हैं, ये भी कई जाने गंवा चुके हैं। लेकिन शायद समाज को नहीं पता होगा कि एक वक्त था, कुछ महीने, कुछ साल पहले, ये लोगों के बच्चों को तबाह करने के लिए ये सफ़ेद जहर बेचते थे। जोरावर जी, एक शेर है, दिल के चाले जल उठे सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये समाज का हिस्सा है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हिस्सा है। और आपको पता है कि नार्को टेररिज्म के बाद लॉ एंड ऑर्डर कितना इफेक्ट हुआ, कितनी चोरियां बढ़ी, कितनी स्नैचिंग हुई, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को मार डाला एक सफ़ेद जहर के लिए। आपको मालूम होगा कि जब हम नार्को टेररिज्म की इसकी जब बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर थे वो उस समय ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई नार्को टेररिज्म है। इस बात को वो मानते ही नहीं थे। और आज देखिए, आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जितनी टॉप ब्रास है मानती है कि दिस इज नार्को टेररिज्म। हम तब बात करते थे ये पाकिस्तान द्वारा एक साजिश के तहत IS जो है, जब पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म 40 साल हमारी राष्ट्रवादी सोच को तस से मस नहीं कर पाया। हमने कितनी शहादतें सिविलियन के रूप में दी, कितनी शहादतें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में शहादतें हुई, लेकिन हमने अपनी राष्ट्रवादी सोच को जम्मू कश्मीर में कभी टस से मस नहीं होने दिया, उसको बढ़ावा दिया। लेकिन उनको लगा कि अगर यहाँ पे उन्होंने ऐसी ही साजिशें करनी है तो इसके साथ साथ टेररिज्म के साथ साथ नार्को टेररिज्म उन्होंने लाया। और तब भी हम बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन उस समय की सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि आज ये हालत हुई है। आपने ठीक कहा, वो जम्मू कश्मीर पुलिस, आज भी यही जम्मू कश्मीर पुलिस है, आज ये मानती है। आज आप इनके पॉलिसीज़ देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, जो पॉलिसीज़ पुलिस हेडक्वार्टर में तैयार होती हैं उनको डाउन द लाइन इंप्लीमेंट करने में देर हो जाती है, जिसके कारण ये जो ड्रग माफिया है ये अपने पैंतरे बदलता है, हर कदम पे बदलता है। जो हम देखते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का यूज़,
सिम कार्ड्स का यूज़ होना, ये हर चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि जब ये पॉलिसीज़ बने, इसको अगर लेटर एंड स्पिरिट पे आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, जिसके कारण वही बात आती है कि समाज में अगर किसी परिवार का कोई बच्चा जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है या बदकिस्मती से अपनी जान गंवा देता है तो लोग पुलिस को भी कोसते हैं, लोग सामाजिक संगठनों को भी कोसते हैं, लोग राजनीतिक दलों को भी कोसते हैं कि जैसे वोट बैंक की बात करें तो आप आ जाते हैं, लेकिन जब ये समाज में कुरीतियां हो रही हैं तो तब आप कहाँ थे। देखिए, आज से 2 दशक पीछे चले जाइए तो मेडिसिनल ड्रग्स, देखिए ड्रग अब्यूज रही तब मेडिसिनल ड्रग्स का एक हब था। बिश्नाह जैसे आपने बात की, आपने सलैड की बात की, वही पूरा एरिया जिसमें मेडिसिनल ड्रग्स का बड़ा वो था, तब भी पकड़े जाते थे। अगर हम काली भेड़ों की बात करते हैं, आप देखिए सब इंस्पेक्टर रैंक्स के, कांस्टेबल रैंक्स के ऊपर FIRs लगी जो इसमें इन्वॉल्व थे, आज सलाखों के पीछे उनकी बेल भी नहीं हो रही है। ये मैं इस चीज को इसलिए मानता हूं कि जो सख्त कदम की पॉलिसी बनती है वो डाउन द लाइन आते टाइम लगता है। आज आप देखिए पहली बार हो रहा है कि प्रॉपर्टीज सीज हो रही हैं। अगर हम देख रहे हैं कितनी लोगों की प्रॉपर्टीज जो है वो सीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ड्रग पेडलर्स की, ताकि कोई गलती से भी ये जो रातों रात अमीर बनने वाला काम है वो ना करे। जो एडिक्ट है वो पैडलर बन रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये चेन नहीं बनती, चेन बिजनेस। ये आप मेरे ही मुंह की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा मैं बार बार मैंने ये बात कही, आपके साथ भी कई बार इंटरव्यूज में बात कही कि जम्मू में ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं, लेकिन ये जो चीज़ बन रही है इससे जल्द, जो जम्मू में डिस्पाइट सो मेनी पॉलिसीज़, इतने एफर्ट्स, इतने इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी अगर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जैसे आपने बात कही चेन स्नैचिंग्स, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम बढ़ा, नो डाउट। ये चीज़ जो आज आप बात कर रहे हैं, ये मैंने 5 से 6 वर्ष पहले ये बात कही थी और बार बार कही, पब्लिक मीटिंग्स में कही, इंटरव्यूज़ के द्वारा कही, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कही कि आप कोई चोरी का केस सेटल करते हैं, कोई चेन स्नैचिंग का केस रिजॉल्व करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, मुजरिम को भी खड़ा करते हैं, लेकिन मुजरिम की बैकग्राउंड नहीं देखते हैं। कोई इंजीनियरिंग से लेफ्ट आउट है, कोई MCA MBA से लेफ्ट आउट है, बड़े अच्छे घरों से, बड़े अच्छे स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं, क्यों हैं वो वजह नहीं जानी। वो वजह ये थी देवर ड्रग विक्टिम्स, वो ड्रग्स लेते थे, जब घरों से भी पैसे मिलना बंद हुए तो उनको रिहैब किसी ने किया नहीं, ना इस तरफ सोसाइटी ने ध्यान दिया। अल्टीमेटली समाज चोरी चुकारी में आए। समाज और परिवार कितना रिस्पॉन्सिबल है, माता पिता और समाज। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जनाब एक और सवाल साथ में, क्या इसको बीमारी ना समझा जाए और उस तरीके से बीमार को बीमार समझकर ट्रीट किया जाए? देखिए समाज में आप कहते हैं कि ये बंदा नशेड़ी है जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है, इसको आपको मेंटल सिकनेस मानना पड़ेगा जी, ये एक बीमारी है। और बीमारियां आज के वक्त में कितनी क्रॉनिक भी आ रही हैं, हार्ट एलिमेंट से, कैंसर से, ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि जिनका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। सेम इज द केस, सोसाइटी को इसको एक बीमारी मानना पड़ेगा। हाँ। और दूसरी मेंटली सिक है और उस मेंटली सिक सोशल बाइकॉट नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बच्चा गलती से जद में आया है, उसको आप धिक्कारें मत, उसको रिहैबिलिटेशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, योगा के थ्रू, और उसको कहीं ना कहीं काम लगाए रखें ताकि वो फिर उस गलत संगति में ना जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का रोल सबसे अटमोस्ट रहा। ये जो आज आप बीमारी फैलती देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं अपनी जिम्मेवारियों से परे रहे, जिसके कारण ये फैला। मैं आपको ये एग्जाम्पल दूंगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट, इसको हम सब मिस इंटरप्रेट करते हैं जी। पेरेंट्स के बाद टीचर्स आर द नेक्स्ट पेरेंट्स, ये हम सब मानते हैं। माता पिता के बाद आपके गुरुजन जो है वही आपके पेरेंट्स बराबर होते हैं। हमने भी जब सीखा, हमें डांट भी पड़ती थी और गलती ज़्यादा करने पे मार भी पड़ती थी। आज आप देखिए, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को गलती करने पे डांटता है या कान खींचता है या थप्पड़ भी मारता है फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स इमीडिएटली पुलिस पोस्ट या पुलिस स्टेशन चले जाते हैं कि आप टीचर्स के अगेंस्ट FIR लगाइए। और सच का आलम यह है, आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, किसी प्राइवेट स्कूल के उसमें चले जाइए, हर टीचर को डायरेक्शन है कि बच्चा नालायक है, बच्चे को सिखाना नहीं है, पढ़ाना है, बोर्ड पे जो लिखा है पढ़ेगा, उसके बाद घर वाले जानेंगे या उनका ट्यूशन मास्टर जानेंगे। आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ जिस पे कोई डिस्कशन नहीं करता है, जिसके कारण बच्चा
थर्ड फोर्थ में गलती करने के कारण उसको जब दिखता है कि टीचर्स नहीं कर रहे हैं, जब वो 10th पास करता है, 11th पास करता है, हालांकि उसकी उम्र नहीं है अभी लाइसेंस लेने की भी, तो वो घर में जिद डालता है, घर में लड़ाई करता है कि मुझे इतने लाख का मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब नहीं करता वो रूठ के भागता है। और तब बीइंग ए सिंगल चाइल्ड या न्यूक्लियर फैमिलीज है, एक एक दो दो बच्चे हैं, तो पेरेंट्स भी पैम्पर्ड जो करते थे बचपन में, फिर वो सामने आती है, तब उनके हाथ से निकल जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब बच्चे के बेसिक्स में जब ये चीज़ें नहीं होंगी, जहाँ पे गलत करने पे उसको एहसास नहीं होगा, देखिए तो बड़े होकर वो किसी की बात सुनेगा। गुरु और शिष्य का रिश्ता तार तार पहले भी हुआ है, हमने देखा है। जब आप टीचर से ट्यूशन पढ़ते हो तो आप आसानी से मार्क्स लेंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। देखिए बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा सबसे पहले किसकी कंपनी में है? माता पिता की, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद टीचर्स यानी कि स्कूल। जब स्कूल में आपकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, आप कैसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ट्यूटोरियल्स खुल रहे हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, हमारे वक्त आपके वक्त में शायद स्टार्ट ही हुआ था, उससे पहले कभी भी टीचर्स कभी ट्यूशन्स की तरफ जाते नहीं थे। लेकिन जैसे वक्त चेंज हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप देखिए जब एक टीचर को रिस्ट्रिक्शन है, वो क्यों किसी के बच्चे को डांटेगा या गलती करने पे थप्पड़ मारेगा? जब कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट बीच में आए, वो कहाँ पे तारीखें कोर्ट में ट्रायल वो करेगा? ये बेसिक्स है। थर्ड नंबर है, वो किस कंपनी में जा रहा है? क्या कभी हमने बच्चों को देखा कि आप ट्यूटोरियल जा रहे हैं, ट्यूशन पे भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, किस कंपनी में आ जा रहे हैं? अगर आप खेलने भी जाते हैं, खेलने पहुंच भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, हमने कभी। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेरेंट्स टीचर्स के बाद फिर वापस घर में और भी एक इम्पॉर्टेंट समाज में वर्ग है, वो है आपके पड़ोसी। अगर आपका बच्चा गलती करता है, आपकी नज़र ना हो, पड़ोसियों की नज़र रहती है। आज के वक्त में हमारे समाज में इतनी इम्पेशेंस हो गई है कि अगर कोई बच्चे को डांटता है या शिकायत करता है कि आपके बच्चे ने ये शरारत की है, बजाय सराहने के, बजाय सपोर्ट करने के, हम उन्हीं पे। लेकिन जोरावर जी, हमने ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लीड लेके जाते हैं। कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए आपने अपने तजुर्बे से, या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्या पुलिस को इनकी जानकारी नहीं है? पुलिस की भूमिका पर फिर मुझे संदेह आता है। नो डाउट, वो रहना भी चाहिए यहाँ पर ही, इसी एरिया में ये रहना भी चाहिए जी। उसका रीजन है कि जब तक चेक एंड बैलेंस समाज में नहीं रहेगा, आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। जो इस समाज के लिए, जो सरकार के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के इम्पॉर्टेंट विंग्स होते हैं, आप उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए ऑनलाइन नशा घर पे पहुंच रहा है। हमने पुलिस से बात की, पुलिस उस समय कोई आइडिया नहीं था कि क्या ये जो ऑनलाइन हम शॉपिंग्स करते हैं, ऑनलाइन नशा भी आ सकता है। आप यकीन मानेंगे, ऑनलाइन नशा भी पहुंचा। हमारी इंटरवेंशन के बाद एएनटीएफ ने और जो कंसर्न डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर्स थे, उस पे चेक एंड बैलेंस लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बार बार कहा रिहैबिलिटेशन इज़ द लास्ट मेजर। हम उस बच्चे को रिहैबिलिटेशन तक पहुंचने ही क्यों दें? हम उसको बचपन से, उसकी प्राइमरी और मिडिल लेवल एजुकेशन से उसको क्यों पीर प्रेशर में रखें कि आपने 100% नंबर लेने हैं, आपने 90 से नीचे नहीं आना है, आपके कज़न के इतने, आपके पड़ोसी के इतने। ये पीर प्रेशर पेरेंट्स के द्वारा होता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे की स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में रुझान है, अगर इंटरेस्ट है, उसको डालना चाहिए। किसी का म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में डालना। जब बच्चे को आप इतना प्रेशर में क्रिएट करते हो, तो उसको कहीं ना कहीं वो टाइम चाहिए, वो ऐसी स्पेस चाहिए जहां उसको लगता है कि मुझे अब कोई प्रेशर नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मुख्य कारण है विनोद जी, जिसके कारण ड्रग अब्यूज जो है, डिस्पाइट की करोड़ों लाखों की सीजर के बावजूद उसके बावजूद बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। और मेरा अनुभव कहते हैं कि जब फ्लड आया था, बिल्कुल उसके बाद ये ज्यादा आइडेंटिफाई हुआ था, जब बच्चों को ये डोज नहीं मिल रही थी और कश्मीर कटा हुआ था, पंजाब वाले इधर नहीं भेज रहे थे क्योंकि पैसा फंस सकता है। तो तब बच्चों के पेरेंट्स को लगा कि उनकी आंखों से, बच्चों के आंखों से पानी और नाक से पानी निकल रहा था। तब मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोरोना की आप बात करें जी, फ्लड्स की तो की, कोरोना के वक्त में भी ये हुआ, जब पूरा लॉकडाउन हुआ, जब डोजेज नहीं मिलने लगी, तो ये चीज़ें तब पेरेंट्स के सामने आई। जब वो डोजेज नहीं मिलती थी तो वो अंदर से जो बॉडी का रिएक्शन होता था, वो बट ऑब्वियस है वो रहता था। उसके बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगा कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है।
और उसके बाद जैसे मैं आपको कहूँ, आज भी हर तीसरे या चौथे दिन किसी ना किसी माता पिता का हमें कॉल आता है और वो रिहेबिलिटेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। दुख होता है। आप जैसे मौत के आंकड़े की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये आंकड़े किसने चेक करने चाहिए? यहाँ पे कितनी एजेंसीज है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता। मैं जिम्मेवारी से आपके उसमें कहता हूँ, आई कैन चैलेंज, आप गवर्नमेंट के जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आप इनसे पूछिए कि कितने आंकड़े हैं। इनके पास एक भी नहीं होगा। उसके दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न है जब किसी के बच्चे की ऐसी परिस्थितियों में मौत होती है, वो पोस्टमार्टम नहीं करवाते, और लास्ट जो निकलता है डायड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी कि ऑब्वियसली जब हार्ट बीट बंद होती है तो मौत, डेथ तभी होती है, लेकिन उस कार्डियक अरेस्ट के पीछे क्या कारण था, वो जब तक पोस्टमार्टम ना हो आप नहीं प्रूव कर सकते। तो इसके कारण हम जो जानकारी रखते हैं, हजारों के करीब जम्मू खित्ते में बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। पेरेंट्स भी पर्दादारी करते हैं। मैं एक देखा हुआ केस बता रहा हूँ आपको। एक बच्चे को ओवरडोज हो गया, उसके पेरेंट्स मेरे जान पहचान के थे, हम उसको उठा के किसी प्राइवेट क्लिनिक में ले गए, नाम नहीं लेना चाहता। वो पेरेंट्स उसके बता रहे कि बच्चा देर रात तक पढ़ता है, सुबह इसने सोने के लिए कोई टैबलेट ली, और हालांकि उसके बाप को पता था और मेरे सामने ही मुझे बता रहा था, लेकिन डॉक्टर को झूठ बोल रहा था। आपको ये चीज़ मैं बता दूं, आपके पास तो एक एग्जाम्पल आया है, मैं आपको दर्जनों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जहाँ पे पेरेंट्स हर रोज़ 1000 से 1200 रुपया अपने टीनेज बच्चे को 18 से 20-25 या पढ़ाई के बाद भी वो रेगुलरली घर से लेके जाता है, और पेरेंट्स एक किस्म से मजबूर है, बाहर बात करेंगे बेइज्जती होगी, एक एक बच्चा है, जिसके कारण वो ड्रग अब्यूज़ का चलन कॉन्टिन्यूटी पे कर रहा है। पेरेंट्स को मालूम है। आप मानेंगे नहीं, इसके अलावा पोस्ट मैरिज कि उन्होंने सोचा, जैसे आम धारणा होती है कि बच्चे की शादी करा देते हैं, ब्याह शाह कराइड़ो, कोई सर सीधा हो गया। ये नहीं पता कि वो ब्याह कराने बाद दुईद भी जिंदगी खराब करोड़ी, यानी कि वो बच्ची, वो मासूम बच्ची किसी की तो बेटी होगी, तो उनको नहीं मालूम। और जब वो आज आप वुमेन सेल में आप चेक करिए, आप कठुआ में करिए, आप जम्मू में करिए, उधमपुर में करिए, सांबा में करिए, कितने केसेस आपको वहाँ दिखेंगे कि जो वो कहते हैं कि शादी होने के 4-6 महीने में ही अलग होना चाहते हैं। रीज़न है कि बच्चा नशेड़ी है, ड्रग अब्यूज़र। मैं उन माँ बाप को भी कहता हूँ, आपने अपनी बच्चे की तो लाइफ ख़राब की, आपने किसी एक और परिवार की लाइफ ख़राब कर दी। आज समाज में ये बात होती है, जब किसी की, ये वो सच है, 11 साल के बाद आप जब बात करते हैं, दुख लगता है इस बात को कहते, जब किसी बच्ची के लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो आस पड़ोस रिश्तेदारों से कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन करवाते हैं कि कैसी फैमिली है, बच्चे कैसे हैं। वहाँ पे एक चीज़ प्रायोरिटी रहती है, ठीक कहा आपने, सरकार की प्रायोरिटी हो नहीं हो, बीइंग ए पेरेंट ये प्रायोरिटी रहती है कि यार लड़के को देखो कहीं वो वाला नशा ड्रग अब्यूज तो नहीं करता, कहीं ड्रग्स तो नहीं लेता। यहाँ समाज आके खड़ा हो गया। आप बताएं, मेरा ये मानना है, जब तक हम सब, चाहे पत्रकार है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई भी वर्ग है, जो सभ्य समाज के लोग हैं, जब तक जात पात, बरादरी और मज़हब से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम इसको ज़ीरो लेवल पे नहीं ला पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बेच रहा है, अगर उसको हम ये सोचेंगे कि इसके हम जमानत कराएं, मौत का इसको हम बचाएं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा अपने आप से भी आप अन्याय कर रहे हैं और समाज के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। उसको आप एक्सपोज कीजिए, आप डरिए मत। आप जब खुद खड़े होंगे तो सब आपके साथ खड़े होंगे। ये मेरा अपना मानना। ज़रावर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सियासी जमातों को भी इस मुद्दे को प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, और इस जो नार्को टेररिज्म पाकिस्तान ने बड़े लंबे समय से प्रयास किया था, बंदूक हाथ में थमाई, उसमें वो इतनी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हमारी जनरेशन को तबाह करने में लिए नार्को टेररिज्म जिम्मेदार है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।